नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम इस YouTube चैनल के माध्यम से LNMU का LNMU के सेमेस्टर थर्ड के हिस्ट्री ऑनर्स का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें टॉपिक वाइज थ्योरी तथा टॉपिक वाइज MCQ को कवर करते हुए पूरे सिलेबस एंड करेंगे। इसी सीरीज़ के यह दूसरा वीडियो है। पहली वीडियो में हम लोग डिटेल में सिलेबस डिस्कस किए हुए हैं। जो थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो पहली वीडियो में हम लोग डिटेल रूप से डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम लोग इस सिलेबस को डिटेल से देख पढ़ेंगे और साथ ही साथ MCQ भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग आज यूनिट 1 के सब क्लॉज A को ख़त्म करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें मेंशन किया गया है कि 550 ईस्वी तक प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत और इतिहास लेखन की प्रवृत्तियाँ क्या थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक का थ्योरी कवर करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव MCQ कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पहले प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में जान लेते हैं। क्यों हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को पढ़ें। तो दोस्तों, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही जो है मनुष्य को प्राचीन काल की जो जानने की इच्छा होती रहती थी। इतिहास इसी रूप में सृजित हुआ है कि पीछे क्या हो घटना हुई थी उसकी जानकारी लेना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के अध्ययन के लिए जिन स्रोतों का उपयोग किया जाता है उसे ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं, क्योंकि इतिहास की जो जानकारियाँ से हमें आगे रिलेट कर पाते हैं, जो आगे ये गलतियाँ ना हो, इसलिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास के जानने प्राचीन काल में जो है मुख्य रूप से जब आप प्राचीन काल में जाते हैं तो उसके जानने के लिए मुझे स्रोत की आवश्यकता होती है, ताकि इससे पता चले कि वहाँ पे किस प्रकार की समाज की व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार की वहाँ की संस्कृतियाँ थी, किस प्रकार के वहाँ के कला थी, किस प्रकार के वहाँ के टेक्नोलॉजी थी, वो किस प्रकार के रहते थे, वहाँ की प्रशासन व्यवस्था क्या थी। वो तमाम चीज़ें हम लोग इतिहास के स्रोत जो होती है उससे अनुमान लगा सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत में महत्वपूर्ण विविधता पाई जाती है। इन स्रोतों में 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो प्राचीन भारत के स्रोत हैं उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जिसमें पत्थर या फिर मिट्टी का बर्तन या फिर ताम्रपत्रों पे जो पाठ लिखे जाते थे, या फिर पत्थरों पे खोद के जो लिखे जाते थे वो शामिल है। साथ ही सिक्का शामिल है। वहाँ की सिक्का कैसी थी, वहाँ की सिक्का किस मटेरियल के बने होते थे, वहाँ की मूर्तियाँ कैसी थी, वो तमाम चीज़ पुरातात्विक स्रोत में शामिल होती हैं। उसके बाद आती है दूसरा टाइप होता है साहित्यिक स्रोत। साहित्य स्रोत मतलब होता है कि किसी भी वहाँ के जो विशेष धर्म थी प्राचीन काल में, उसके द्वारा जो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उस समय के प्रशासन व्यवस्था का जिक्र होती है। जैसे कि हिंदू ग्रंथ जो था, आप वेद पढ़ें या फिर पुराण पढ़ें या फिर रामायण महाभारत, तमाम प्रकार की बुक में उस समय के शासन व्यवस्था को वर्णन किया गया है। साहित्यिक स्रोत में उस समय हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी उदय होता है।
और बौद्ध धर्म का एक बुक त्रिपिटक में भी उस समय यानी प्राचीन भारत की प्रशासन व्यवस्था के वर्णन करती है। साथ ही साथ उस समय जैन धर्म भी अपने अस्तित्व में आ चुकी थी और बहुत प्रचलित हुई थी महावीर स्वामी के नेतृत्व में। उन्होंने भी एक बुक लिखी थी कल्पसूत्र, जिसमें भी उस समय के प्रशासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ उस समय कुछ लेखक भी थे जिन्होंने अपनी बुक के माध्यम से उस समय की प्रशासन व्यवस्था का जिक्र करती है, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध बुक कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। हालांकि यह बुक नाम से अर्थशास्त्र है, परंतु यह राजनीतिक विज्ञान के बारे में बताती है। इस बुक में मौर्य साम्राज्य की विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था को बताती है। उसी तरह विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया बुक मुद्रा राक्षस, उसमें भी प्रशासन व्यवस्था की जिक्र करती है। हालांकि मुद्रा रक्षक एक तरह से नाटकीय बुक है। इसी प्रकार कलहन जी द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम राजतरंगिणी है। यह बुक कश्मीर की प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताती है। उस इतिहास के स्रोत के जानने के लिए कुछ विदेशी यात्री का भी योगदान है। जैसे मेगास्थनीज भारत आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखती है इंडिका, जिसमें मौर्य साम्राज्य यानी कि राजगीर की जो है वर्णन करते हुए जिक्र करते हैं। इस बुक के माध्यम से उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तमाम चीज़ें इस बुक में उन्होंने लिखी। उसी तरह फाहियान भी आते हैं। फाहियान के साथ साथ अल-बरूनी जो सबसे पहले आए हुए थे प्राचीन काल में, उसकी भी अपनी पुस्तक में उन्होंने प्राचीन भारत की बारे में जिक्र करती है। तो चलिए हम लोग सभी स्रोतों को डिटेल से पढ़ें। सबसे पहले हम लोग पुरातात्विक स्रोत पढ़ते हैं। तो हम लोग ने पुरातात्विक स्रोत को 3 सब कैटेगरीज किए थे, जिसमें एक था अभिलेख, दूसरा था सिक्का और तीसरा था मूर्तियाँ। इसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग अभिलेख से शुरू करते हैं। देखिए, अभिलेख किसी पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर लिखे गए पाठ को अभिलेख कहते हैं। किसी भी तरह के कठोर सतह, चाहे वो पत्थर हो सकती है, चाहे वो किसी प्रकार के धातु हो सकती है, चाहे वो ताम्रपत्र हो सकती है, चाहे वो मिट्टी का बर्तन हो, ये चीज़ अभिलेख कहलाती है। अभिलेखों का इस्तेमाल प्राचीन काल से हो रहा है। इनमें शासकों का आदेश, घोषणाएं और संदेश लिखे होते थे। उस समय वहाँ की जो प्रशासन में जो शासक हुआ करती थी, उसको आदेश देने के लिए या फिर घोषणा करने के लिए या फिर संदेश भेजने के लिए इस तरह के अभिलेख का उपयोग करते थे। जैसे कि अशोक के समय में पत्थर पे खुदवा कर किसी संदेश को लिखवाते थे या फिर आदेश को लिखवाते थे। अभिलेखों से हमें प्राचीन इतिहास की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। अब जैसे एग्जाम्पल में अशोक द्वारा लिखी गई अभिलेख में वो उससे हमें पता चलता है कि उस समय के जो शासक हुआ करते थे वो अपने प्रजा के प्रति किस तरह से सोच रखते थे और वो अपनी साम्राज्य किस तरह से चलाते थे, वो तमाम चीज़ें हम लोग को अभिलेख से पता चलती है। इसीलिए हम लोग इतिहास के स्रोत में उसे पढ़ते हैं। अब हम लोग
प्राकृतिक स्रोत के सब क्लोज 2 में सिक्का के बारे में पढ़ेंगे। सिक्का के अध्ययन को हम लोग मुद्रा शास्त्र कहते हैं। प्राचीन काल में मुख्य रूप से तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्का बनाए जाते थे। भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन सिक्के को आहत सिक्का यानी पंच मार के उस सिक्के को चलाया जाता था, जो अधिकांश चांदी और तांबे से निर्मित थे। अधिकांश सिक्के चौकोर तथा कुछ वर्गाकार एवं गोलाकार थे। आहत सिक्के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में पंजाब तथा हरियाणा के कबीलाई गणराज्यों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें योधेय गणराज्य प्रमुख थे। सिक्के से उस समय की टेक्नोलॉजी के बारे में और उस समय की समाज के बारे में पता चलती है, ताकि हमें उससे पता चलता है कि सिक्के का उस समय जो मटेरियल किस प्रकार की थी और हमारी समाज उतनी डेवलप कर चुकी थी, जिसमें हम लोग सामान को क्रय विक्रय करने के रूप में सिक्के का प्रचलित हो गया था। इसी कड़ी में तीसरा टाइप मूर्तियां हैं। 550 ईस्वी तक के इतिहास के अध्ययन के लिए मूर्ति एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मूर्तियां धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल की जाती थी। इन मूर्तियों को बनाने के लिए खोई हुई मोम विधि का इस्तेमाल किया जाता था। मोम विधि का मतलब होता है कि जैसे अभी भी मूर्तियाँ बनाने के लिए सांचा तैयार की जाती है और सांचा में मटेरियल डाल के उस प्रकार की शेप ले लेती है, जिस विधि द्वारा भी बनाए जाते हैं सांचे के थ्रू, वही विधि मोम विधि कहलाती है। दोस्तों, अब हम लोग सेकंड टाइप साहित्य स्रोत के बारे में जिक्र करेंगे। साहित्य स्रोत को हम लोग 2 भाग में बांटे थे। एक था धार्मिक स्रोत और एक था धर्मनिरपेक्ष स्रोत। धार्मिक स्रोत के अंतर्गत जितने भी धर्म से रिलेटेड ग्रंथ हैं वो सब धार्मिक स्रोत में आते हैं, और धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत जितने भी उस समय के लेखक थे भारतीय, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी और उस पुस्तक में उस समय के प्रशासन व्यवस्था, समाज, संस्कृति की जिक्र की गई थी, उस सब का जिक्र हम लोग धर्मनिरपेक्ष में करेंगे। सबसे पहले हम लोग धार्मिक स्रोत की बात करें तो धार्मिक स्रोत में वेद, रामायण, महाभारत, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो थे त्रिपिटक, फिर कल्पसूत्र जो अपना जैन धर्म से रिलेटेड थे, ये तमाम प्रकार की जो ग्रंथें थी, धार्मिक ग्रंथें थी, इस माध्यम से हम लोग को उस समय की प्रशासन व्यवस्था, उस समय की संस्कृति, उस समय की धर्म की स्थिति, उस समय की जो है टेक्नोलॉजी क्या थी, वो तमाम प्रकार की जानकारी इससे हम लोगों को मिलती है, जो कि एक ऐतिहासिक स्रोत जानने के लिए एक अहम भूमिका निभाती है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आर्यों के आगमन से ही वैदिक काल की शुरुआत होती है, और एक मिथ ये भी है कि जब आर्यों का आगमन होता है तो जिससे सिंधु घाटी सभ्यता की नष्ट हो जाती है। हालांकि ये एक मिथ है, कोई तथ्य नहीं है, अभी तक उसकी प्रूफ नहीं हुई है। यहीं से आर्य के आगमन से हम लोग वैदिक सभ्यता की राजनीतिक
सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। वेदों के अलावा धार्मिक स्रोत में प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुराण, उपनिषद, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ भी महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही साथ इसके साथ ही महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हम लोग बौद्ध धर्म के त्रिपिटक और साथ ही जैन धर्म कल्प सूत्र भी प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानकारी देती है। अब हम लोग धर्मनिरपेक्ष की बात कर लें। धर्मनिरपेक्ष में सबसे पहले जो हमारे लेखक है, जो सुप्रसिद्ध अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र में उस समय की समाज व्यवस्था और प्रशासन की जिक्र करती है, जो कि मुख्यतः मौर्यकालीन थी। कौटिल्य मौर्य काल में एक प्रशासनिक पद पे थे और वो अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में जो है वो मौर्यकाल की वर्णन करती है। कौटिल्य भारत राजा चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 317 से 293 ईसा पूर्व के प्रमुख सलाहकार थे, जिन्होंने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप को साम्राज्य में एकत्रित किया था। लगभग 300 ईसा पूर्व लिखा गया कौटिल्य अर्थशास्त्र राजनीति का एक विज्ञान था, जिसका उद्देश्य एक बुद्धिमान राजा को शासन करना सिखाना था। साथ ही कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था उसमें राजगीर, जो आज की बिहार की क्षेत्र के अंतर्गत आता है, राजगीर का वो वर्णन करते हैं अपने बुक के माध्यम से। इसी प्रकार विशाखा दत्त द्वारा मुद्रा रक्षक लिखा गया था। हालांकि ये बुक नाटक के रूप में रचना की गई थी। मुद्रा रक्षक सांस्कृतिक का ऐतिहासिक नाटक है, जिसके रचयिता विशाखा दत्त हैं। इनकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। मुद्रा रक्षक में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की सलाहकार थे। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार हुआ करते थे चाणक्य। तो उसमें विशाखा जो मुद्रा रक्षक लिखते हैं उसमें उन्होंने यही जिक्र किया है कि कैसे चाणक्य एक सफलतापूर्वक राजनीतिज्ञ सलाहकार सिद्ध हुए। ये तमाम प्रकार की कहानियाँ मुद्रा रक्षक में वर्णन की जाती है और मुद्रा रक्षक में चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासन व्यवस्था का भी वर्णन होता है। उस समय के समाज की भी वर्णन होती है। इसी प्रकार कलहन द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, राजतरंगिणी। यह किताब मुख्य रूप से कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। उस समय की कश्मीर की संस्कृति को दर्शाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। यह किताब 8 संगों में बांटी हुई थी, मतलब 8 खंडों में बांटी हुई थी। इसमें महाभारत काल से लेकर 1150 ईस्वी तक की कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन करती है। राजतरंगिणी में यह किताब कश्मीर के इतिहास को सप्तर्षि संवत के जरिए लिखी गई। यह किताब कश्मीर ऐतिहासिकता संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। यह किताब भारतीय संस्कृति के समन्वयात्मक स्वरूप को परिचयक है। यह किताब कश्मीर के इतिहास को एक कहानी रूप में पेश करती है। अब हम लोग तीसरे टाइप पे आते हैं,
अब हम लोग तीसरे टाइप पे आते हैं। तीसरा टाइप में विदेशी यात्री का विवरण है, जिसमें कुछ विदेशी यात्री भारत आए थे और उन्होंने अपनी भारत की उस समय की समाज व्यवस्था और संस्कृति को वर्णन करते हुए अपनी पुस्तक के माध्यम से ये चीज़ बताया कि उस समय की भारत की संस्कृति किस तरह की थी। जिसमें पहला फाहियान जी थे। फाहियान आते हैं जो एक चीनी यात्री थे। उन्होंने 399 से 412 ईस्वी के बीच विभिन्न एशियाई देशों की यात्रा की और इस बार वे लगभग 10 वर्ष तक भारत में रहे, जो किसी भी देश में बिताया गया सबसे लंबा समय था फाहियान के लिए। फाहियान ने पेशावर, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु और सारनाथ के महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों का दौरा किया था। एक्चुअली फाहियान चीनी यात्री थे। वो बौद्ध धर्म से ज़्यादा उसकी नाता थी। वो जितना भी दिन भारत में रहे वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जानकारी वो ग्रहण करते रहे थे और उन्होंने उस समय जो साम्राज्य थी, जैसे चाहे कन्नौज की साम्राज्य हो या श्रावस्ती हो या कपिल वस्तु हो या सारनाथ के साम्राज्य हो, उन तमाम प्रशासन व्यवस्था को अपने पुस्तक में जिक्र करते हैं। दूसरा विदेशी यात्री जो थे मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का शादी जब हेलेना से होती है तो हेलेना की जो पिता होते हैं सेल्यूकस निकेटर, उनकी राजदूत बनके जो मेगास्थनीज भारत आते हैं और अपनी पुस्तक इंडिका लिखते हैं, जिसमें उन्होंने राजगीर का प्रशासन व्यवस्था को वो विस्तृत विवरण करते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। मौर्य साम्राज्य के तहत प्राचीन भारत के पुनर्निर्माण में इंडिका का महत्व है। यह हमें भारत की समृद्धि, सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था को दिखाता है और प्राचीन भारतीय लोगों के प्रशासन, विविध संस्कृतियाँ और दर्शन को समझाने में भी हमारी मदद करती है। मेगास्थनीज द्वारा जो इंडिका लिखी गई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के आधारित राजगीर उसकी राजधानी थी, उसका वर्णन वो करते हैं। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक देखते हैं, प्राचीन इतिहास लेखन की प्रवृत्ति क्या थी। उस समय की जो इतिहास लेखन होती थी वो इतिहास लेखन की प्रवृत्ति किस प्रकार की थी। तो देखिए, प्राचीन इतिहास लेखन की प्रवृत्ति में विभिन्न प्रकार के विद्वानों में विभिन्न मत पाए जाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में कुछ खास बातें शामिल थी। प्राचीन इतिहास लेखन मानवीय जननायक से जुड़ी गाथाओं का उल्लेख मिलती है। जो प्राचीन लेखन हुआ करती थी उसमें वैदिक साहित्य में अराव्यान और इतिहास पुराण मिलते हैं। वेदों में आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। पुराणों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देवी देवताओं और ऋषियों की विषावलियाँ और युगों के चक्र जैसी बातें बताई गई है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारत में इतिहास के लेखन में विद्वान का मतभेद होता है। जो कोई बोलता है जो उस समय का जो विद्वान रहे होंगे उसको इतिहास लेखन की जानकारी नहीं थी, अपितु जब आप वेद पढ़ते हो या फिर रामायण पढ़ते हो या फिर महाभारत पढ़ते हो तो उसमें उन्होंने उस समय की समाज संस्कृति का वर्णन करती है। इसलिए कहीं कहीं ये भी सिद्ध हो जाती है कि नहीं, उस समय का जो विद्वान थे वो इतिहास लेखन तो जानते ही थे, क्योंकि फिर पुराण आप पढ़ लो या फिर वेद पढ़ लो या फिर रामायण पढ़ लो, वो एक तरह से इतिहास की ही ग्रंथ है। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के लेकर विद्वानों के विचार क्या है।
कुछ विद्वान का मानना है कि भारतीय को इतिहास लेखन की समझ नहीं थी। वहीं विशंबर शरण पाठक और नीलकंठ शास्त्रों जैसे विद्वानों को मानना है कि भारतीय इतिहास लेखन की कला से परिचित थे। सो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यूनिट 1 के सब क्लास 1 को समाप्त किए हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव MCQ करवाएंगे और साथ ही साथ सब क्लास 2 का भी जिक्र करते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थैंक यू दोस्त।